लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर डीके गुप्ता, सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है JN.1 वेरिएंट, उस मामले में किस तरह से ये मामले अब आपको लग रहा है आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं? कितनी बड़ी एक चिंता का ये कारण आने वाले वक्त में हो सकता है, क्योंकि 24 घंटे में 6 जान भी गई हैं। देखिए, इस समय फिर दोबारा कोरोना की जो आउटब्रेक है वो स्टार्ट हो गया। दोबारा बात करें तो उसमें जो JN.1 वेरिएंट आया उसमें स्पाइक में म्यूटेशन देखा गया। या जो ओमिक्रॉन वायरस था उसी का एक सब वेरिएंट है, उसमें स्पाइक में म्यूटेशन हुआ है। उसको वजह से कहा जा रहा है कि मे बी ये हमारे इम्यूनिटी को स्केप कर सकता है। मे बी जब अंदर हमारे कोशिकाओं के अंदर जब एंट्री करता है कोई वायरस, तो उस समय इसको स्पेक जो हमारा एस्केप मैकेनिज्म है उसमें इसका फायदा हो सकता है। इसको उसकी वजह से अंदर जाकर इसका रेप्लिकेशन की क्षमता बढ़ सकती है और संभावना है थोड़ा सा ज्यादा कॉन्टेजियस या ज्यादा इन्फेक्शियस भी हो। तो थोड़ा हमें सतर्क रहने की जरूरत है। चिंता की वाली बात तो नहीं, बट केसेस बढ़ रहे हैं। बिकॉज हम देख रहे हैं कल बुधवार को 614 केसेस आए थे, आज भी 350-400 केस ऑलरेडी आ चुके हैं। कई सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, खासकर केरला है, गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में तो मास्क की एडवाइजरी जारी हो गई है। तो कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश जो है इस समय सारे राज्य हैं वो सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दी है। अन्य जितने राज्य हैं सब लोगों ने अपने हिसाब से वहां पे केसेस की क्या पॉजिटिविटी रेट है उसके हिसाब से वहां पे उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है। बट सबसे बड़ी बात क्या है, इस समय नॉर्मली भी कफ कोल्ड फैलता है बहुत सारा बच्चों में, खास करके या नॉर्मली वेदर चेंज हो रहा है। हम सब में इन्फ्लुएंजा वायरस है या नॉर्मल ILI बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है जिसमें रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं, अन्य जिसमें RSV वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, कोरोना वायरस है जैसे कोविड है, और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं। तो अभी इस समय कोई भी इन्फ्लुएंजा हो, कोई भी ILI लाइक इलनेस हो, मतलब जिसमें कफ कोल्ड है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, गले में दर्द है, सर में दर्द है, बॉडी एक है, फीवर है, तो इसको हमें हल्के में नहीं लेना। इसमें टेस्टिंग जरूर करनी है। कुछ करते क्या हम लोग, हम इसको नॉर्मली मानते हैं हमें कोविड नहीं, हमें तो नॉर्मल फ्लू है, सिम्टम्स है, कोविड तो किसी और होगा, तो उस चक्कर में हम लोग टेस्ट नहीं कराते और उसकी वजह से जो तो डॉक्टर साहब, आप जो बता रहे हैं सारे सिम्टम्स एक कॉमन कॉफ एंड कोल्ड के जो सिम्टम्स है, तो इस टाइम पे टेस्टिंग बहुत जरूरी है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये कोविड है या एक नॉर्मल फ्लू है। बिल्कुल टेस्टिंग जरूरत है। दूसरी सरकार की तरफ से क्या जरूरत है कि सरकार को जीनोमिक टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। बिकॉज हमें पता लग जाए JN.1 के कितने वेरिएंट्स आ रहे हैं, कितना मात्रा में वो हमारे भारतवर्ष में, हमारे प्रदेशों में फैल रहा है। तो अगर हम जीनोमिक टेस्टिंग बढ़ा देंगे और टेस्टिंग बढ़ा देंगे तो नॉर्मल टेस्टिंग से तो कोविड का पता लगेगा और जीनोम टेस्टिंग से पता लगेगा कि JN.1 है कोई दूसरा वायरस है। तो एक उसका अभी तक जितने केसेस आ रहे हैं मेजोरिटी में देखा जा रहा है JN.1 ही है। तो इसलिए हमें लगता है टेस्टिंग बढ़ानी है, ट्रेसिंग बढ़ानी है, और उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑलरेडी हमें सबको पता है, गाइडलाइन WHO ने कल ही रिवाइज कर दी है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की आपने बात की डॉक्टर साहब, यहाँ पर WHO अगर ये कहता है कि ये वाला जो वेरिएंट है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, तो इसको किस तरह से समझे? ठीक है, बिल्कुल WHO को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक बहुत बड़ी संस्था है और पूरे विश्व में नजर रखते हैं वो। वहां पे सैंपलिंग होती है, डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा के वो लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पे बताते हैं कि उसका जो वायरुलेंस है वायरस का, वायरस का बिहेवियर कैसा है, क्या उसका इन्फेक्शन रेट है, मतलब इन्फेक्टिविटी रेट कितना है, कितनी तेजी से फैल रहा है, कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, किस एज ग्रुप में ज्यादा उसके सिम्टम्स हैं, किस तरह के सिम्टम्स है, नॉर्मल है, टिपिकल है, क्या उसकी जो कॉम्प्लिकेशन रेट की क्षमता क्या है, या जो बीमारी है उसको कितना सीरियसली कर रहा है। तो बहुत सारी इसके बेस पे उसने कल डिसाइड भी किया कि कौन से हाई रिस्क लोग हैं, कौन से माइल्ड है, कौन से मॉडरेट है, और कौन से लोगों को कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे हाई रिस्क में समय तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट बताया 6% के आसपास है, माइल्ड टू मॉडरेट में लगभग 1 to 2% के आसपास है, और जो लो रिस्क है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट 0 है। तो कहीं ना कहीं हमें उनकी बातों को लाइटली लेना चाहिए। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि उसको हमें सतर्क रह के देखना है, इसके बिहेवियर को फॉलो करना है कि किस तरह तेजी से फैल रहा है, क्या सिम्टम्स ला रहा है, जरूरत है। और आप बता रहे हैं कि जो कोविड रिलेटेड जो बिहेवियर है उसका पालन करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये कुछ केसेस हमने देखा है चाइना में आए हैं, सिंगापुर में आए हैं और कई देशों में आए हैं, तो क्या उन देशों को हम ऑब्जर्व करके ये सीख सकते हैं कि यहाँ पर हम किस तरह से पहले से ही अपने को तैयार रखें? बिल्कुल, जैसे US में 60,000 से ज्यादा केसेस आए हैं, जर्मनी में 25,000 केसेस, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे डेली के 10-15 हजार केसेस आ रहे हैं। अपने इंडिया की बात करें, इंडिया में 2,500-3 हजार इस समय एक्टिव केसेस हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको बहुत ज्यादा खाली अपने देश की बात नहीं करनी, बिकॉज आजकल हर देश कहीं ना कहीं दूसरे देशों से कनेक्टेड है। बहुत सारे लोग फ्लाइट्स के थ्रू या जल मार्ग से
ट्रेवल करते हैं, तो हर जगह हमें स्क्रीनिंग पे फोकस करना चाहिए, हर जगह टेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए। जैसे हम लोग पहले स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल थे, कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है, कोई सिम्टोमेटिक है, इवन एसिम्टोमेटिक है, बिकॉज इंक्यूबेशन के टाइम में इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसमें बहुत सारे लोग सिम्टोमेटिक होते भी नहीं है, तो टेस्टिंग हमें बढ़ानी है। और आजकल टेस्टिंग बहुत आसान है, जो आजकल जो किट आ गई है वो इमीडिएटली रिजल्ट भी देती है। तो खास करके जो ऐसे देश हैं जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, जहाँ पे JN1 का खतरा ज्यादा पेशेंट मिल रहे हैं, उन सब फ्लाइट्स को हमें टेस्ट करना चाहिए। नॉर्मल फ्लाइट में भी कुछ सैंपल टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, सो दैट अगर स्क्रीनिंग को यहाँ बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने वैक्सीन पहले ले रखी है, क्या उन पर इसका असर किस तरह से होगा अगर वो उसकी जद में आ जाते हैं? दो बातें पैराडॉक्स है इसमें, वैक्सीन ले चुके हैं या इनको नेचुरल इन्फेक्शन हो रखा है तो डेफिनेटली उनको इम्यूनिटी है, उनको क्रॉस इम्यूनिटी मिलती है, उससे कोई भी दोबारा सेम वायरस अगर इन्फेक्ट करता है तो चांसेस सीवियरिटी कम होते हैं। बट अभी हमें ये नहीं पता है म्यूटेशन कितना खतरनाक है। म्यूटेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है जेनेटिक शिफ्ट, एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर जेनेटिक शिफ्ट है, अगर छोटा म्यूटेशन है तो चांसेस है कि हमें इम्यूनिटी मिल जाएगी और हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट है मतलब बड़ा म्यूटेशन है, मतलब स्पाइक प्रोटीन में कोई मेजर म्यूटेशन है, उसकी वजह से उसका वायरुलेंस ही चेंज हो गया, मतलब उसका बिहेवियर या कैरेक्टर चेंज हो गया उसका वायरस का, और वो ज्यादा इन्फेक्टिव होगा तो हो सकता है हमारे लिए दिक्कत की बात हो जाए। तो इसलिए हमें अभी थोड़ा फॉलोअप करना चाहिए और देखना चाहिए। दूसरी एक बहुत पैराडॉक्स की बात निकल के आ रही है कि ऐसा देखा गया कि जिन लोगों को बार बार रिपीट कोविड इन्फेक्शन हो रहा है वो लोग थोड़ा सतर्क रहे, बिकॉज हम सब देख रहे हैं इस समय कोविड के बाद सडनली जो है ना बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स की संख्या बढ़ गई है, स्ट्रोक के पेशेंट बढ़ गए हैं, कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट बढ़ गए हैं, हार्ट अटैक बढ़ गया है, इवन और बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं कोविड बिकॉज इतनी तेजी से फैला था, पैंडेमिक था, सबको कहीं ना कहीं से चपेट में लिया है, तो उसकी वजह से बार बार अगर इन्फेक्शन होता है तो आपको हो सकता है आपके जो ऑर्गन्स है वो कंप्रोमाइज हो, और आपको अगर रिपीट इन्फेक्शन हो रहे हैं बार बार तो चांसेस हैं कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ज्यादा हो, निमोनिया ज्यादा हो, ARDS ज्यादा हो, इवन और जो क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, अपने आप को बचाने के लिए हमारे दर्शकों को बस जाते जाते आप ये बताएं कि किन बातों का उनको ध्यान रखना होगा। कोमॉर्बिडिटीज की आपने बात की, जिन लोगों को पहले से ही थोड़ी गंभीर बीमारियों से वो ग्रसित है, वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, और एक आम इंसान जो बाहर निकलता है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी जाता है, वो कैसे अपना ख्याल रखे? देखिए, सबको पता है कि कैसे बचना है, बट हम सबको अपने उसमें लाना है, अपने अंदर उतारना है उसको, कि आप सबको बाहर जाते समय मास्क लगाना है, आपको बार बार हाथ धोने हैं, आंख नाक मुंह को बार बार नहीं छूना है, खांसते छींकते समय रेस्पिरेटरी हाइजीन है, मतलब धोनी का इस्तेमाल करना है या मास्क का या रुमाल का इस्तेमाल करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। अगर आपको कॉमन कोल्ड कफ हो रहा है तो घर में अपने को क्वारंटाइन करें जी, टेस्ट कराएं कोविड का, और अगर आप टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अपने आप को आइसोलेट करें। कोई गंभीर सिम्टम्स होते हैं जैसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, चेस्ट पेन है, घबराहट है, कमजोरी है, बुखार बहुत तेज है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ हाथ पैर नीले हो रहे हैं, सैचुरेशन फॉल हो रहा है, तो अपने आसपास डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अहम जानकारी देने के लिए यहाँ पर डॉक्टर डी